नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज जारी हुआ और ये सीरीज का नाम है मैडॉफ द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट। आपको पता है कि यह जो सीरीज है आखिर यह किस पर आधारित है? तो यह आधारित है बैरनी मैडॉफ पर। बैरनी मैडॉफ ने अभी तक इतिहास का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम किया है। यह इतना बड़ा पॉन्जी स्कीम घोटाला था जिसके कारण उनको 150 साल की जेल हुई थी। और ये जो पॉन्जी स्कीम स्कैंडल है, इस स्कैंडल को सामने लाया था किन्होंने? उस व्यक्ति का नाम है हैरी मार्कोपोलस, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हैरी मार्कोपोलस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका के फॉरेंसिक अकाउंटिंग और फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर थे, मतलब फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए थे। उन्होंने ही इनके इस स्कैम को सामने लाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो तो अदानी से संबंधित है। तो यहां पर मामला ये है कि जब इस तरह के कोई व्यक्ति होते हैं तो इनके प्रशंसक होते हैं जो उसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो इन्हीं का एक प्रशंसक है जो इनके साथ काम भी कर चुका है। उस व्यक्ति का नाम है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नेथन एंडरसन। जी हाँ, हम यहां किसकी बात करें? नेथन एंडरसन। ये वही नेथन एंडरसन है जिन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च को स्थापित किया 2017 में। हिंडनबर्ग रिसर्च न्यूयॉर्क सिटी स्थित एक रिसर्च संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य है कॉर्पोरेट फ्रॉड को सामने लाना। तो अब हम आ गए मुख्य मुद्दे पर, मतलब ये कि अब हम आ रहे हैं अदानी से संबंधित मुद्दे पर, जिसमें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी पर कुछ आरोप लगाए हैं। आइए एक एक कर उस आरोप को देखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आरोप की, तो विस्तार से देखिए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो रिपोर्ट जारी की है, जरा उसके टाइटल को देखिए। टाइटल क्या है? टाइटल का नाम है अदानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये इसका टाइटल है। और इस पर जो आरोप लगा है वो आरोप देखिए क्या क्या है। पहला कि अकाउंटिंग फ्रॉड, मतलब ये कि कंपनी से संबंधित जो अकाउंटिंग है उसमें घालमेल है, पहली बात। दूसरी बात कि अडानी स्टॉक मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब अपनी कंपनी के स्टॉक को वो मैनिपुलेट करवाते हैं। और तीसरी बात यहां पर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इसका मतलब यहां पर यह है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हैं। अब यहां पर यह है कि आखिर अडानी कैसे स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनका यह कहना है कि अडानी के ग्रुप के जो शेयर हैं वो शेयर ओवर वैल्यूड है। आखिर क्या मतलब होता है ओवर वैल्यूड का? ओवर वैल्यूड का मतलब यहां पर यह होता है कि जब एक कंपनी का शेयर होता है, उस शेयर का अपना एक रेशियो होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट में, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट अर्न रेशियो। अब यहां पर यह बात कही जा रही है कि जो अदानी के शेयर की वैल्यू है वो उनके प्रॉफिट अर्निंग जो रेशियो है उससे काफी ज्यादा है। तो अब इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि एक्चुअल में जितने शेयर की वैल्यू होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा अदानी के शेयर की वैल्यू है, जो कि शेयर के मामले में एक मैनिपुलेशन है। देखें दूसरी बात, यहां जो दूसरा आरोप लगा है वो दूसरा आरोप यह है कि राउंड ट्रिपिंग करते हैं। राउंड ट्रिपिंग का मतलब यहां पर क्या है कि अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में हम राउंड ट्रिपिंग की बात करें तो राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बताना। तो हिंडनबर्ग रिसर्च में उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया कि कैसे अदानी ग्रुप जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी करते हैं। वो देखिए, वो इस तरीके से कि विनोद अदानी, आखिर विनोद अदानी है कौन? तो विनोद अदानी गौतम अदानी के बड़े भाई हैं। तो विनोद अदानी ये क्या करते हैं कि अदानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट एंड कंपनीज, इसको वो देते हैं कैश। और फिर ये कैश कहां जाता है? ये कैश जाता है मॉरिशस फंड्स एंड सेल एंटिटीज को। फिर वहां से ये पैसे कहां आते हैं? फिर वहां से ये पैसे आते हैं अदानी ग्रुप लिस्टेड कंपनी में, मतलब इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग अदानी ग्रुप स्टॉक, यहां से इसमें आया। और फिर यहां से पैसे कहां चले जाते हैं? यहां से पैसे चले जाते हैं अदानी लिस्टेड कंपनी से। तो इस प्रकार ये प्रोसेस दिखाया जा रहा है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या दिखा रहा है कि कैसे ब्लैक मनी घूमकर मॉरिशस से आते हुए यहां पर क्या हो रही है, वो एक व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो रहा है। अब एक बात और भी कही जा रही है कि जो ये ब्लैक मनी है ये केवल इनके पैसे नहीं है, मतलब ताज्जुब वाली बात है, इनके पैसे नहीं है, बल्कि इसमें वो भी पैसे शामिल हैं जो अदानी ग्रुप ने ऋण में लिए। और ऋण का मतलब कि कितना ऋण? तो 27 बिलियन डॉलर का ऋण। और उसमें चौंकाने वाले तथ्य ये हैं कि उस 27 बिलियन डॉलर में 40% जो ऋण है वो एसबीआई से लिया गया है।
इसीलिए यह देखा गया कि जिस दिन अदानी के शेयर नीचे गए थे उस दिन एसबीआई के भी शेयर नीचे गए थे। साथ ही साथ एलआईसी के भी द्वारा दिए गए ऋण इसमें शामिल है। बात करते हैं तीसरे आरोप की। तीसरा आरोप क्या है? वह आरोप है इनके अकाउंटिंग से संबंधित फ्रॉड की। वो क्या है? वो जो आप सामने यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर 4 लोग आप देख रहे हैं, ये चारों व्यक्ति सीए हैं और इनका अपना एक फर्म है, मतलब चारों की पार्टनरशिप का अपना एक फर्म है और फिर इसके अंदर 10 से 11 जो इंप्लॉय हैं वो काम करते हैं और सब मिलकर अदानी ग्रुप्स की अकाउंटिंग करते हैं। ये ताज्जुब वाली बात है। ताज्जुब वाली बात इसलिए है कि अगर आप एक किसी ग्रुप को ले तो उसके अंदर कई सौ सब्सिडियरी कंपनी है, तो मतलब यहां पर यह है कि अदानी ग्रुप जिसके अंदर 7 कंपनियां हैं उसकी ऑडिटिंग केवल ये 4 पार्टनर और कुछ इंप्लॉय के द्वारा किया जा रहा है, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर यह बात कही जा रही है कि 2 अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी टोटल गैस, इनका जो एनुअल ऑडिट किया गया है, एनुअल ऑडिट करने वालों की उम्र कितनी है? 23 साल और 24 साल। तो मतलब आप सोचिए जरा कि एक छोटे से उम्र में, ठीक है ये बात अलग है कि प्रतिभा होती है, लेकिन यहां ताज्जुब वाली बात है कि मात्र 23 साल और 24 साल का एक व्यक्ति इतने बड़े फर्म की आखिर अकाउंटिंग कैसे कर सकता है। और एक ताज्जुब वाली बात है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने यहां तक कि ऑफिस जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये ऑफिस भी शो किया है कि अदानी ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये जो ऑडिटिंग करने वाली इनकी जो फर्म है उसका ये ऑफिस है। तो ताज्जुब ये है कि इतनी बड़ी कंपनी का जो फर्म है जो इनके रिकॉर्ड को रखता है, क्या वो इस स्थिति में रिकॉर्ड रखना कभी भी सुरक्षित माना जाएगा? वो सुरक्षित नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि ये भी खाना पूर्ति है, अकाउंटिंग की क्या है? वो खाना पूर्ति है। अब यहां पर यह है कि जब इतने आरोप लगे हैं, 88 सवालों का एक आरोप लगा अदानी ग्रुप पर, तो अदानी इसको रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बेशक अदानी इसको रिप्लाई करेंगे और जो रिप्लाई किया गया वो 413 पेज का रिप्लाई है। उसमें क्या क्या बात कही गई वो देखिए। पहली बात तो यहां पर यह बात कही गई है जो अदानी ग्रुप ने रिप्लाई किया उसमें ये कि जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है वो काफी सेलेक्टिव है, मतलब चयनित है और मैनिपुलेटिव है। मतलब यहां पर यह है कि जो सही बात है वो बात नहीं रखी गई है, बातों को घुमाया गया है ताकि अदानी ग्रुप के अगेंस्ट में एक नकारात्मक धारणा बन सके बिजनेस ग्रुप में। और दूसरी बात यहां पर उन्होंने ये भी बात कही है कि जो अदानी ग्रुप के अगेंस्ट में बातें कही जा रही है उसका मकसद ये नहीं कि कॉर्पोरेट फ्रॉड को सामने लाना है, बल्कि मार्केट में मौजूद जो शॉर्ट सेलर है उनको फायदा पहुंचाना है। अब ये शॉर्ट सेलर या शॉर्ट सेलिंग क्या होती है उसकी बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले हम यहां पर ये देखते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो बाजार में शॉर्ट सेलर हैं उनको फायदा पहुंचाना है। और उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि जो 88 क्वेश्चंस रखे गए हैं अदानी ग्रुप पर, अदानी ग्रुप से संबंधित जो 88 प्रश्न रखे गए हैं, अगर हम उन प्रश्नों की बात करें तो वो कहीं से भी निष्पक्ष नहीं है, वो कहीं से भी एक स्वतंत्र पत्रकारिता के आधार पर नहीं है। और अंतिम में इन्होंने ये बात कही है कि अदानी ग्रुप जो लार्जेस्ट एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इसका मतलब यहां पर यह है कि एक कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्टिंग होती है उसकी, जब वो पहली बार अपने शेयर को लाता है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब एक कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हो जाती है शेयर मार्केट में और उसके बाद फिर जब दोबारा शेयर लाते हैं उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो जो अदानी ग्रुप फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को लाने वाली थी उसके अगेंस्ट में यह रिपोर्ट लाई गई है। अब यहां पर अगला सवाल यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है। तो देखिए भारत सरकार क्या कह रही है। भारत सरकार यह कहती है कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी का मैटर है, इंडिविजुअल कंपनी का मैटर है, इसलिए इस पर सरकार का कोई भी अपना वक्तव्य, कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, उन्होंने साफ ये बात कही है कि ये पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड इशू है। उसके अलावा जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंता नागेश्वरन, उन्होंने इस पर कमेंट करने से ही इनकार कर दिया। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की क्रेडिबिलिटी पर कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा ये जो कॉर्पोरेट फ्रॉड से संबंधित जो रिपोर्ट लाई जा रही है 2017 से लेकर अब तक, उसमें कितनी सत्यता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल है किससे संबंधित? वो एग्जांपल है निकोला कंपनी से संबंधित। निकोला अमेरिका स्थित या यूएस बेस्ड एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक ट्रक का निर्माण करती है। ये इनोवेटिव आइडियाज लेकर आती है और इनोवेटिव ट्रक की बात करती है जो कि हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है उस पर चलने वाली ट्रक की बात ये करते हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने एक डेमो दिखाया। उस डेमो में इन्होंने ये बात की कि हम एक नई तकनीक पर आधारित एक ट्रक को ला रहे हैं। जब इन्होंने ये डेमो दिया, इस डेमो के कारण क्या हुआ कि निकोला के शेयर के दाम शेयर मार्केट में काफी बढ़ गए।
अब हिंडनबर्ग ने क्या किया कि पूरे तौर से निकोला के इस डेमो का उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। रिसर्च इस हद तक गया कि जिस स्थान पर इन्होंने डेमो दिया था वहां तक वो पहुंच गए, और बाद में जब रिसर्च पब्लिश हुआ तो उन्होंने ये बात साफ कही कि निकोला, यह जो कंपनी है वो झूठ बोल रही है और इस तरह का कोई भी इनोवेशन उसका नहीं है। इवन वो उस स्थल पर जाकर भी जो उन्होंने जितने काम किए थे उसकी भी सारे एविडेंस उन्होंने लोगों के सामने रख दिए। क्या परिणाम हुआ? परिणाम ये हुआ कि जिस निकोला के एक शेयर की कीमत 62 रुपए थी, महज कुछ ही समय के बाद उसकी कीमत 2 रुपए प्रति शेयर हो गई, और इसमें सत्यता भी थी। इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। मतलब अगर आप जो हिंडनबर्ग रिसर्च की अगर साइट पर जाएं तो आपको 10 से ज्यादा ऐसे कंपनियों के केसेस मिलेंगे जो हिंडनबर्ग रिसर्च से प्रभावित हुए हैं और उनके शेयर की वैल्यू काफी गिरी है, क्योंकि वो रिसर्च पुख्ता सबूत के साथ मौजूद थे। तो मतलब है कि क्रेडिबिलिटी इनकी है। हाँ, ये कि 100% नहीं है, 70% के आसपास इनकी क्रेडिबिलिटी होती है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें अदानी की, तो अब यहां पर यह कि क्या अदानी के ऊपर जो आरोप लगाया है हिंडनबर्ग ने, तो उसमें कितनी सत्यता होगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो अदानी ग्रुप है वो दूध के धुले हैं। वो इसलिए क्योंकि एक स्कैम आता है, केतन पारेख स्कैम। केतन पारेख स्कैम की कहानी यहां पर यह कि 1998 से 2002-3 के बीच में शेयर मार्केट में केतन पारेख ने शेयर को मैनिपुलेट किया था, और उसमें कुछ शेयरों के दाम काफी बढ़े थे और वो कुल शेयर थे 10, इसलिए उसे KTN 10 शेयर भी कहा जाता है। उसका नाम है K10 शेयर। अब यहां पर यह कि उस 10 शेयर में से जो एक शेयर था, वो शेयर किसका था? अदानी एक्सपोर्ट का था। जी, अदानी एक्सपोर्ट के जो शेयर थे वो 1999 में, मतलब 1999 में यह देखा गया कि महज 6 महीने में शेयर की जो वैल्यू थी, मतलब पर शेयर जो वैल्यू थी, वह लगभग 500 रुपए से बढ़ते हुए 1300 रुपए पहुंच गया। और जब यह बात सामने आई तो सेबी ने क्या किया कि सेबी ने अडानी ग्रुप्स के जितनी भी कंपनी है उनको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से बैन कर दिया, उसको रोक दिया। मामला आगे तक और बढ़ा और बाद में सेबी ने 70 से 80 लाख रुपए का जुर्माना दिया। बाद में सेबी ने 70 से 80 लाख का जुर्माना अडानी ग्रुप पर लगाया। अब यह कि इससे संबंधित क्या ये मामले भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो इससे संबंधित मामले आज भी चल रहे हैं, यह केस आज भी ओपन है। तो कुल मिलाकर बात यहां पर यह है कि अदानी ग्रुप दूध का धुला नहीं है, यहां पर यह बात निकल कर आ रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च की अगर बात करें या हिंडनबर्ग से संबंधित जो एक व्यक्ति है नेथन एंडरसन की हम बात करें, तो क्या वाकई में उनका मकसद केवल कॉर्पोरेट फ्रॉड को सामने लाना है? तो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो नेथन एंडरसन है वह एक्टिविस्ट नहीं है, वह एक अपॉर्चुनिस्ट है। वो कैसे? वो इस तरीके से, क्योंकि जब निकोला का मामला आया था तो यह देखा गया कि उसके मामले को एक्सपोज करने से पहले नेथन ने निकोला के शेयर को शॉर्ट कर लिया था, और उसके बाद जब निकोला के शेयर नीचे गए फिर उस शेयर को उन्होंने बेच दिया। इससे उनको करोड़ों रुपए का मुनाफा हुआ था, करोड़ों रुपए का लाभ हुआ था। ये जो नेथन एंडरसन ने किया उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब हम बात करते हैं कि आखिर शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। देखिए, अमूमन शेयर मार्केट में अगर लाभ कमाना हो तो लाभ कमाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक शेयर को खरीदते हैं और फिर हम तब तक रुकते हैं जब तक कि उस शेयर का जो वैल्यू है वो हमारे खरीद मूल्य से ज़्यादा ना हो जाए, और जब खरीद मूल्य से ज़्यादा होता है फिर हम उस शेयर को क्या करते हैं? बेच देते हैं, और ये बीच का जो अंतर है, जो आर्बिट्रेज है, वह हमारा मुनाफा होता है। यह है शेयर मार्केट की सामान्य प्रक्रिया। लेकिन ठीक इससे उलट जब हम शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं, शॉर्ट सेलिंग उल्टा चलता है। मतलब ये कि पहले हम शेयर को बेचते हैं और फिर हम शेयर को खरीदते हैं, और इसी में होता है हमारा फायदा। वो कैसे? उसे सुनिए। क्या होता है कि शेयर मार्केट में जैसे एक व्यक्ति है, एक इन्वेस्टर है, वो क्या करता है कि वह ब्रोकर से कुछ शेयर को उधार लेता है। तो चलिए हम ऐसे मानते हैं कि एक शेयर की कीमत कितनी है? $50, और वह व्यक्ति क्या करता है कि 1000 शेयर वह उधार में लेता है। उधार में ले लिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है कि उस 1000 शेयर को वह बेच देता है। उसने बेच दिया। अब आप देखिए, बेचने का मतलब क्या है कि इसके पास कितने आ गए? इसके पास आ गया $50,000। यह अंतर हो गया। अब वह क्या सोच रहा है
कि मूल्य बढ़ेंगे घटेंगे, मूल्य घटेगा। अब जो एक नई स्थिति होती है उसमें इसी शेयर का मूल्य घटकर कितना हो जाता है, $25 प्रति शेयर। अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि फिर 1000 शेयर मार्केट से खरीदेगा और उसने जिससे उधार लिया है उसे वो शेयर बेच देगा। देखिए अंतर कितने का है, यहां $50,000 उसने बेचकर कमाए और फिर जो $25 में खरीदता है उसकी कीमत कितनी होती है, $25,000। इसका मतलब है कि शॉर्ट सेलिंग से उसे कितने का फायदा हो रहा है, उसे हो रहा है $25,000 का फायदा। नेथन एंडरसन का यही काम है, शॉर्ट सेलिंग। और यह बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि नेथन एंडरसन की हिंडनबर्ग रिसर्च की जितनी रिपोर्ट आज तक आई है वो सारी की सारी रिपोर्ट लिस्टेड कंपनी की आई है, किसी भी प्राइवेट कंपनी की नहीं आई है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो अब यहां पर एक बात यह भी उठती है कि क्या नेथन एंडरसन का उद्देश्य वाकई में कॉर्पोरेट फ्रॉड को सामने लाना है या उसके साथ ही साथ शॉर्ट सेलिंग कर करोड़ रुपए कमाने भी हैं। अब एक रोचक तथ्य यह है कि जो हम ये देखते हैं हिंडनबर्ग, आखिर नाम इन्होंने कैसे सोचा, उसकी कहानी यहां पर यह है कि 1937 में एक जर्मन एयरबस था जिसका नाम था हिंडनबर्ग, और वो हिंडनबर्ग में 100 लोग सवार थे और हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला वह एक एयरबस था। और क्या हुआ कि एक समय के बाद उसमें आग लग गई और उसमें लगभग 34-35 लोग मारे गए। और इसको नाम दिया गया हिंडनबर्ग डिजास्टर। अब हिंडनबर्ग डिजास्टर के बारे में यह बात कही जाती है कि ये मैनमेड डिजास्टर था। क्यों? क्योंकि ठीक इससे पहले इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी थी। इसका मतलब है कि अगली घटनाएं जो ये हुई है हिंडनबर्ग डिजास्टर, ये नहीं हो सकती थी अगर व्यक्ति ये चाह लेता तो, क्योंकि इससे पहले इस तरह के कई उदाहरण मौजूद थे। तो नेथन एंडरसन का यह मामला है कि जो कॉर्पोरेट फ्रॉड होते हैं वो कॉर्पोरेट फ्रॉड इसलिए होते हैं क्योंकि एक कंपनी जो लगातार अपनी एक्टिविटी में नकारात्मक रहती है, नेगेटिव रहती है, उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स उसको प्रॉफिट देने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी से होता है कॉर्पोरेट फ्रॉड। और उसी कॉर्पोरेट फ्रॉड को सामने लाना है किसके द्वारा, हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा, जो काम किया गया है और कर रहे हैं नेथन एंडरसन 2017 से। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने अदानी ग्रुप पर नेथन एंडरसन की हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी हमने एक एक कर व्याख्या की, उसके हमने सभी पहलुओं को देखा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.